रूही यही सोचती है कि मैं कपड़े उठाऊं या ना उठाऊं। वो इसी कश्मकश में होती है, लेकिन आखिरकार वो कपड़े उठाती है और बेड पे रख देती है दूसरी जगह पे, क्योंकि एसी का पानी उस कपड़ों पे गिर रहा होता है और वो कपड़े होते हैं अरमान के। वो रखती है और अपना हाथ निकालने ही जाती है, लेकिन उसका हाथ अरमान की शर्ट पे घूम रहा होता है और आखिरकार वो शर्ट उठाती है और अपने पास लेती है और एकदम से फिर चौंक जाती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। इसलिए वो रखती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे चारू ने कियारा को बुलाया, इसलिए चारू और कियारा बात कर रहे होते हैं। चारू कियारा को कहती है, तुम इतने सुबह सुबह क्यों आई? शाम को मिलते तब भी चलता। कियारा कहती है, आप बिज़ी होती हो ना। चारू एकदम से कियारा को देखती है, तभी कियारा बात को संभालती है और कहती है, आपको फॉर्म भी तो जाना होता है और क्लाइंट्स के काम भी तो करने होते हैं, तो आप कितने बिज़ी हो, इसलिए सोचा कि अभी आके आपसे मिल लूँ। यहाँ वहाँ की बातें होती हैं। तभी चारू कहती है कि तुम क्या करती हो और क्या चल रहा होता है तुम्हारा? वो कहते हैं, मैं तो घर के कामों में बिज़ी होती हूँ। कियारा फिर चारू को पूछती है, आप क्या करते हो? तो वो कहती है, कुछ नहीं, मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ, क्लाइंट से मिलती हूँ, फॉर्म देखती हूँ, भैया भाभी के साथ काम करती हूँ। दूसरी तरफ अभीरा और अरमान अभीरा के केबिन में काम कर रहे होते हैं। तभी अभीरा कॉल करके एक फ़ाइल मंगाती है और वो फ़ाइल दूसरा तीसरा कोई नहीं पर क्रिश लेके आता है और अरमान और अभीरा उसे देख के चौंक जाते हैं। तुम यहाँ पे? वो कहता है, मैंने भी फॉर्म ज्वाइन कर लिया। अरमान उससे कहता है, तूने ये क्यों किया? फूफा सा के कहने पे किया ना, उन्होंने ज़बरदस्ती की ना। तभी क्रिश बोलता है कि आप सब ऐसा क्यों सोचते हो? चारू और मनोज मामा भी मुझसे यही पूछ रहे थे। आप सबको मैं बता बता के थक गया कि मैंने अपने मर्ज़ी से ज्वाइन किया है। और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अरमान ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो उसको चिल्ला रहा होता है, क्रिश रोक, लेकिन वो चला जाता है। अबीरा अरमान को कहती है, वो खुद अपनी मर्ज़ी से उसने ज्वाइन किया है, तो उसे कुछ मत बोलो। चारू ने कियारा को जिस वजह से यहाँ पे बुलाया होता है बात करने के लिए, वो वजह शुरू कर देती है और वो उसे अपने दोस्तों के बारे में पूछती है और कहती है, ये सम्राट कौन है? मुझे सुवर्णा आंटी ने कहा कि तुम सम्राट से मिलने गई थी, क्योंकि मैं दक्ष से मिलने आई थी, तभी तुम घर पे नहीं थी। कियारा बराबर से उसे पकड़ लेती है और कहती है, मैंने तो बड़ी माँ को कभी नहीं कहा कि मैं सम्राट से मिलने जाती हूँ। चारू एकदम गड़बड़ा जाती है और वो कहती है, नहीं नहीं, तुमने ही उनसे कहा होगा, तुम्हें याद नहीं है। कियारा को बात समझ में आती है। वो कहती है, हाँ शायद से कहा होगा। और फिर वो मन में यही सोचती है कि ये अभीर ने इसे पूछने के लिए कहा होगा। ये सोचते ही कियारा बहुत खुश हो जाती है और वो चारू दी को देख रही होती है और वो चारू को कहती है कि वो मेरा कॉलेज का क्रश था, लेकिन अब नहीं, अब सिर्फ फ्रेंड है। चारू को चेहरा देखने जैसा हो जाता है। दूसरी तरफ अरमान अबीरा को कहता है, चलो हम लोग कॉफ़ी पी के आते हैं, मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब है। वो कहती है, हाँ ठीक है चलो। और वो जा रही होती है तो वो अरमान उसके चप्पल देख लेता है, जूते देख लेता है जो उसने फ़नी पहने होते हैं। अरमान कहता है, ये क्या है? तो वो कहती है कि हिल्स तो रूही नहीं पहन सकती ना, इस वजह से मैं भी यही कर रही हूँ। अरमान हंसने लगता है और कहता है, ये तो सबने देखना चाहिए, चलो चलो। हंसता क्या है पागल की तरह? उसे समझाना चाहिए ना, ये ऑफिस है, ऑफिस में ये सारी हरकतें चलती है क्या? इज्जतदार लोग हो या क्या हो? उसके ऊपर अबीरा की और एक हरकत, वो तकिया लेके अपनी शर्ट में घुसा रही होती है और ये दिखाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा पेट बाहर आया है। ये सब ऑफिस में। अरमान को भी अक्ल नहीं है। ये सब कुछ ऑफिस में, ऑफिस के केबिन में चल रहा है। कोई अगर अंदर आ गया ये देखेगा तो क्या सोचेगा? अरमान तो वैसे ही पागल है और अबीरा के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अभी भी बच्ची ही है। अभी भी वो बच्चियों की तरह ही हरकतें करती है। उसे समझ में नहीं आता उसे क्या और कैसे बर्ताव करना चाहिए। इस वजह से दादी सा उससे नाराज़ होती है। और अरमान भी क्या, उसके पेट के यहाँ पे हाथ लगाता और कहता है, हाँ ये बेबी बम आया है। कैसे पागल है सच में दोनों में। और ये मेकर्स को क्या यही समझ में आता है ये सब करने के लिए? उसके अलावा कुछ काम धंधा नहीं है। घर पे वैसे ही अबीरा करती है, तकिया लगाती है और दिखाती है कि मेरा पेट आया, और वैसे ही वो नाच रही होती है, घूम रही होती है और वैसे ही चल रही होती है, बैठने की कोशिश करती है कि जैसे प्रेग्नेंट वुमन करती है वैसे। और वो नाचते नाचते अपने कमरे के बाहर आती है और कमरे के बाहर भी नाच रही होती है। उतने में उसका पैर फिसल के वो नीचे गिर जाती है और वहाँ से विद्या आ रही होती है। वो देखती है ये अबीरा नीचे कैसे गिर गई है और अबीरा उठने की कोशिश कर रही होती है। उतने में ही विद्या वहाँ पे आती है और उसे उठाती है और उसे पूछ रही होती है कि तू नीचे कैसे गिर गई। उतने में नीचे तकिया गिर जाता है और विद्या को समझ में आता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे समझाने ही जा रही होती है कि मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, तुझे ये मुश्किल हो रहा है ये सब एक्सेप्ट करना। उतने में दादी सा की आवाज़ आती है और वो चिल्लाती है, बेवकूफ़ हो तुम लोग। और दोनों जन विद्या और अबीरा वहाँ पे देखने लगते हैं। तो दादी साहब वहाँ पे आती है और उसे कहती है कि तुम क्या बेवकूफ़ हो? बच्चों की तरह हरकतें करती रहती हो, तुम्हें समझ में नहीं आता तुम क्या कर रही हो?
ये ऐसा सब कुछ करने से क्या तुम माँ बन जाओगी? नहीं, तुम माँ नहीं बन सकती। दादिसा आगे अबीरा को कहती है, तुम हर एक उस औरत का मजाक उड़ा रही हो जो माँ बनने वाली है, जो प्रेग्नेंट है। तुम्हें समझ में नहीं आता? तभी यहाँ पे अबीरा भी उनको कहती है, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं तो सिर्फ फील करना चाहती हूँ। और ये सारी बातें दूर से रूही देख रही होती है। अबीरा दादीसा को कहती है, आपकी सोच इतनी नैरो माइंडेड कैसी है? मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं तो सिर्फ फील करना चाहती हूँ कैसे लगता है और क्या होता है। मैं उस हर औरत का, उस माँ का दर्द, पेन फील करना चाहती हूँ। तभी दादीसा बहुत अच्छी तरह से उसे समझाती है कि ये सिर्फ एक प्रेग्नेंट औरत को ही पता चलता है और तुम ऐसी हरकतें करके वो फील नहीं ला सकती। तुम माँ नहीं बन सकती। टेक्निकली ये तुम्हारा बच्चा है, लेकिन पल तो रूही के कोख में है ना, तो उसकी अटैचमेंट, उसकी धड़कनें सिर्फ रूही को जानती है, समझी? और यहाँ पे अबीरा और विद्या एकदम चौंक के देखने लगते हैं। विद्या मासा को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नहीं रुकती। अबीरा कहती है, मेरा बच्चा मेरी धड़कन पहचानेगा, मुझे पहचानेगा। दादीसा कहती है, वो सिर्फ रूही की धड़कनें पहचानेगा और वो उसी अपनी माँ समझेगा। तभी अबीरा कहती है, अरमान भी तो विद्या माँ को माँ कहता है, उन्होंने उसे पैदा नहीं किया है ना? तभी दादीसा कहती है, हाँ, लेकिन जब तक शिवानी नहीं आई थी, जब उसके पास शिवानी आ गई, उसकी जन्म देने वाली, तभी वो इस माँ को तो भूल गया ना। और विद्या एकदम से देखने लग जाती है, उसे शौक लगता है। दादीसा आगे कहती है, वैसे ही वो तुम्हारा बच्चा तुम्हें सिर्फ टेक्निकली माँ कहेगा, लेकिन उसकी माँ असल में पैदा करने वाली रूही है। और ये अबीरा सुन के उसे भी रोना आता है और वो भी रोना चालू कर देती है। दादीसा ने जो भी बात की है वो विद्या और अबीरा को बहुत ज़ोर से लगी है। दादीसा ये सब बोल के वहाँ से चली जाती है। अबीरा अपने कमरे में रो रही होती है, सब तोड़ फोड़ कर रही होती है। वैसे भी वही करती है, बच्चों की तरह हरकतें फालतू में। और कहती है कि मैं कितनी बुरी हूँ पुक्की बेबी, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती, तुम्हें महसूस नहीं कर सकती। और ये सारी बातें बाहर से, दरवाजे के बाहर से रूही सुन रही होती है। उसे बुरा लगता है अबीरा के लिए। वो उसे मनाने के लिए जाने भी वाली होती है, लेकिन अपने आप को रोक लेती है क्योंकि अबीरा बहुत ही टूट चुकी है और वो माँ नहीं बन सकती। और रूही को भी इसमें खींच लिया है। इस वजह से वो बहुत परेशान होती है, बहुत रोती है और अपने आप को कोसती रहती है। रूही को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो वहाँ से कॉरिडोर से जा रही होती है। तभी वो देखती है कि विद्या भी रो रही है, क्योंकि उन्हें भी वही कहा था मासा ने कि अरमान टेक्निकली तुम्हारा बेटा नहीं है, वो शिवानी का है और उसी के पास गया था, इसके पास नहीं। जब वो मर गई तभी वो विद्या के पास आया। ये सुन के विद्या को भी बहुत बुरा लगा है और वो अपने कमरे में रो रही होती है। ये देख के रूही को बहुत बुरा लगता है, विद्या माँ के लिए और अबीरा के लिए। दादीसा सोने जा रही होती है, तभी रूही उनके कमरे में आती है। दादीसा को लगता है कोई आया है, इसलिए वो लाइट ऑन कर देती है। तो वहाँ पे रूही होती है। वो कहती है, आओ बेटा, क्या हुआ, इतनी रात को तुम सोई नहीं? वो कहती है कि आपने जो भी अबीरा और विद्या माँ से कहा है उसकी वजह से वो दोनों रो रही है, जाइए उन्हें मनाइए। दादीसा कहती है, उन्हें रोने दो, उनके नसीब में वही है, रोना लिखा है। रूही उन पे गुस्सा हो जाती है और कहती है, आप ऐसे कैसे बर्ताव कर सकती है? आपने उनके साथ गलत किया है, आपने उन्हें गलत कहा है, इस वजह से वो रो रही है। तभी दादीसा कहती है, नहीं, मैंने जो भी कहा है सही कहा है और ये तुम्हें समझना चाहिए। रूही को कुछ समझ में नहीं आता कि दादीसा कहना क्या चाहती है। तब दादीसा कहती है, तुमने अपने सारे रास्ते बंद कर दिए। मैं जानती हूँ इस बच्चे की वजह से तुम रोहित के लिए खुल के रो भी नहीं सकती, और दक्ष, उसे संभालने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। और तुम्हारी उम्र ही क्या है, इतने कम उम्र में तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। और अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आया तो तुम क्या कहोगी कि मैं किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली थी, सरोगेट मदर बनी थी? क्या वो लोग तुम्हें अपनाएंगे? रूही कहती है, मैं नेक काम कर रही हूँ और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। दादीसा कहती है, सही है, तुमने नेक काम किया है, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, अरमान और अबीरा का है। ये बच्चा लेने के बाद वो तो उनकी पूरी फैमिली बन जाएगी और वो चले जाएंगे, तुम्हारी फ़िक्र नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान अपनी फैमिली की ही फ़िक्र करता है, दूसरों की नहीं। रूही उन्हें देखने लगती है। दादीसा फिर कहती है कि तुम अकेली पड़ जाओगी, और वैसे भी वो लड़की फर्म ज्वाइन कर चुकी है और वो फर्म संभालेगी, तो उसके बच्चे की जिम्मेदारी भी तुम्हारे पास ही आएगी। तो तुम क्या दोनों बच्चों को संभालती फिरोगी? बस यही काम है तुम्हारा। फिर दक्ष की तरफ कौन देखेगा? वो भी तुमसे नफरत करने लगेगा कि तुम उससे प्यार नहीं करती। वैसे ही उसके पापा का हाथ उसके सर पे नहीं है और माँ भी दूसरे के बच्चे को पालने में लगी हुई है, क्या सोचेगा वो? रूही एकदम दंग होके दादीसा को देख रही होती है और समझने की कोशिश कर रही होती है कि दादीसा समझाना क्या चाहती है। दादीसा कहती है, तुम अपनी जिम्मेदारी झटक नहीं सकती दक्ष की तरफ, वो तुम्हारा बेटा है, उसको प्यार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ना कि दूसरे बच्चे को।
रूही पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई है। अब उसे समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत।